वर्षा। और देखिए अब बात कर लेनी चाहिए राजस्थान इलेक्शन की डिटेल्स की, क्योंकि अब 3 तारीख का इंतजार रहेगा कि आखिरकार जनता ने जो बम्पर वोटिंग की है उसके नतीजे किस ओर जाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। इसी के साथ दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब किसके सिर पर ताज सजेगा, किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। किस्मत तो ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन राजस्थान में दिग्गजों की दावों की बहार है। हर एक नेता का अपना दावा है, नजर सत्ता की शिखर पर है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से जनादेश पर विश्वास जताया है। आशीर्वाद, प्यार और विश्वास हमारे साथ पब्लिक का। राजस्थान में सीएम गहलोत ने जीत का दावा कर दिया, तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान से पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह फिर सामने आई है। परिणाम आने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है। राजस्थान का सियासी इतिहास कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। वहीं बीजेपी को यकीन है कि राजस्थान में मतदाताओं का फैसला इस बार भी राज बदल देगा। I am quite confident the record of 2013 again we are going to break by the Bharatiya Janata Party itself now. अब सत्ता का भोग किस पार्टी को मिलेगा ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। फिलहाल दावों का दौर जारी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला। जोधपुर की सूरसागर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तस्वीरें राजस्थान की जोधपुर में सूरसागर विधानसभा की है, जहां पोलिंग बूथ परिसर में वोटिंग बंद होने पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि भारी पुलिस बल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच मूक दर्शक बना दिखाई दिया। मौके पर पुलिस और सुरक्षा में तैनात अतिरिक्त बल के सामने जमकर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ के परिसर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पर आरोप था कि शाम 6 बजे वोटिंग बंद हो जाने के बाद भी कांग्रेस के चुनिंदा लोग वोट करने पहुंच रहे थे। इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी लंबे समय तक चले विवाद को पुलिस अधिकारियों ने बमुश्किल सुलझाया और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। तो देखिए राजस्थान के बाद चुनावी बयार दक्षिण की ओर बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर स्टार प्रचारक की भूमिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे रैली। इसके साथ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी ताल ठोकेंगे। अब समय बदल रहा है। हमारी 6 गारंटी है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। मंच से वादों की बरसात है और चुनावी मैदान में हर तरफ दिग्गजों की भरमार है। तेलंगाना में मतदान के लिए अब सिर्फ कुछ दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में बीजेपी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में 2 चुनावी सभा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी दोपहर 2 बजे के आसपास तूप्रान में रैली करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे नीरमल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज तेलंगाना में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। शाह आज 4 जनसभाएं और 1 रोड शो में हिस्सा लेंगे। तो वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना में 4 जगहों पर रैली करेंगे। सियासत की सुपर संडे के दिन कांग्रेस की ओर से सांसद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। तेलंगाना की पिच पर बैटिंग के लिए राहुल कमर कस चुके हैं। राहुल गांधी तेलंगाना के चुनावी मैदान में सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक मैदान में हुंकार भरेंगे। राहुल तेलंगाना में आज कुल 3 रैलियों में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। उन्होंने बीजेपी को वोट करने की अपील की। तेलंगाना के हैदराबाद में गलियां उस वक्त भगवा रंग में रंग गई जब बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। बुलडोजर से अलग पहचान बनाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में बुलडोजर की झलक देखने को मिली। बुलडोजर पर सवार जनता ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की। तेलंगाना में बीजेपी चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिनों में पूरा दम झोंक रही है। यही कारण है कि बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हैदराबाद में सीएम योगी ने रोड शो करके विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। आज तेलंगाना राज्य में है। 2017 के पहले यूपी में भी ऐसी स्थिति थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यूपी में बनी और आपने देखा होगा नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तेलंगाना में जनता का रुख किस तरफ है, तेलंगाना में किसकी लहर है, ये कहना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सीएम योगी के रोड शो से इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है।
तेलंगाना के चुनाव में प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इनकी रैलियों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दिनों तेलंगाना के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ताबड़तोड़ रैली, जनसभा में जुटे राहुल गांधी कई नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। हैदराबाद में राहुल गांधी ने छात्रों के हब कहे जाने वाले अशोकनगर में बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। हैदराबाद के चुनावी दौरे के दौरान राहुल गांधी फेमस रेस्टोरेंट बावर्ची पहुंचे, जहां पर उनके साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई। रेस्टोरेंट में पहुंचे राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। वहीं तेलंगाना के चुनावी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने दौरे में वो कभी दंपति से मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो इस बार वो तेलंगाना के खम्मम में उनके स्वागत में नृत्य प्रस्तुत कर रहे लोक कलाकारों के साथ झूमती नजर आई। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शुरुआत से ही दम लगाती नजर आ रही है। यही कारण है कि राहुल और प्रियंका जनता के बीच जाकर तेलंगाना में सत्ता काबिज करने का पूरा जोर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत धान के इर्द गिर्द घूमती है। माना जाता है कि धान का पलड़ा जिधर झुकेगा उसी की सरकार बनेगी। इन सब के बीच चुनावी नतीजों से पहले सीएम भूपेश बघेल धान के खेत पहुंचे, फसल का जायजा लिया। धान के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों का समर्पण और प्रेम अक्सर देखने को मिलता रहा है। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका अदा करती है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री धान की फसल और खेत खलिहान से कैसे दूर रह सकते हैं। खेतों में इन दिनों धान की कटाई जोरों पर है। कई जगहों पर धान अब खेत से खलिहान तक भी पहुँच चुका है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है। यहाँ सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी बड़हौना परंपरा को निभाने के लिए अपने खेत पर पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने धान की गुणवत्ता को किसानी स्टाइल में चेक किया। फसल कटाई का काम पूरा हो गया। बड़हौना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। अंकों की बात है तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले समय जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कौन सी सरकार बन रही है ये नतीजे तो 3 दिसंबर को मालूम चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी यही धान तय करेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने धान उपजाने वाले किसानों के लिए खजाना खोलने का वादा किया है। मंडियों में धान अब नई सरकार का इंतजार कर। और उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी खबर है। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। ऑगर मशीन की खराबी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच जो परिवारजन है जिनके अपने फंसे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को 15 दिन बीत गए हैं। अमेरिकी मशीन भी उन्हें निकालने में सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में मजदूरों के परिजनों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और मिर्जापुर के मजदूर भी टनल में फंसे हुए हैं, जिनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। श्रावस्ती के रहने वाले 6 मजदूर टनल के अंदर 15 दिन से फंसे हुए हैं। मजदूर की अब तक वापसी नहीं होने पर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई है। परिवार वाले गांव के ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके अपने पिता और पुत्र की घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। कहते हैं कि फंस गया, मशीन खराब हो गया तो थोड़ा टूट जाता है, फिर घबराहट मच जाती है। यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश के परिजनों का भी ऐसा ही हाल है। उनका परिवार उनकी सलामती की दुआ कर रहा है और बार बार हेल्पलाइन के जरिए अखिलेश का हाल जान रहा है। जल्द से जल्द हमारे प्रिय मित्र जो है मेरे साथ पड़ा है और उसके साथ सभी भाइयों का जल्द से जल्द रक्षा करो, उसको बाहर निकाले। यही माता जी से मेरे गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना है। फिलहाल राहत बचाव की टीम सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में दिन रात जुटी है और मजदूरों को सुरंग से बाहर लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। केरल के कोच्चि शहर के कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर जश्न में मूसलाधार बारिश ने ऐसी खलट डाली कि 4 छात्रों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। तस्वीरें कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज परिसर की है। यहाँ थोड़ी देर पहले रंगीन रोशनी के बीच छात्र म्यूजिक कॉन्सर्ट में थिरक रहे थे, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद अब इसी ग्राउंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल कॉलेज फेस्ट के दौरान हुआ दर्दनाक हादसे ने चंद मिनट में यहाँ की तस्वीर बदल कर रख दी है। मौके पर मौजूद छात्रों के मुताबिक कॉलेज फेस्ट के दौरान जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसे बचने के लिए वहां मौजूद छात्र ऑडिटोरियम में घुस गए और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाने के चलते भगदड़ मच गई, जिस कारण से ये भयावह हादसा हुआ। हादसे में करीब 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. 2 പേർ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും 2 പേർ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ 18 പേരോളം ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. അവരവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. कॉलेज फेस्ट के म्यूजिक कॉन्सर्ट में करीब कॉलेज में पढ़ने वाले 2000 छात्र शामिल थे। हादसे के बाद केरल प्रशासन सख्ती से मामले की जांच में जुट गया है।
खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां पर एक बेकाबू कार ने कुछ लोगों को रौंद दिया। स्थानीय लोग कह रहे हैं 7 लोग घायल हुए हैं, जबकि पुलिस कह रही है 4 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है और कहना यह है जेडीयू नेता की ये गाड़ी थी। हाजीपुर में सड़क किनारे खड़े लोगों का अंदाजा नहीं था कि गाड़ी पर सवार बेकाबू मौत बहुत ही तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही है। जेडीयू नेता की बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 7 लोगों को चपेट में ले लिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। पुलिस केवल 3 लोगों के घायल होने की बात कह रही है। गाड़ी मतलब स्पीड में थी, सब लोग अपने दरवाजे पर ही खड़े थे और दरवाजे पर खड़े थे, उधर से आया और अचानक वो मार दिया। इसमें 7 लोग थे, एक आदमी डेथ कर गए। घटना हाजीपुर के सराय थाना क्षेत्र के रजौली गांव की है। घायलों को पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें कई महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। कार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। जो स्कॉर्पियो आ रहा था, स्कॉर्पियो अपने बचने के क्रम में ही एक बगल में ही घर सड़ते हुए निकल गया है। वहाँ जो महिलाएं बैठी हुई उसी में धक्का लग गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई है। पुलिस 3 ही लोगों को जख्मी होने की बात कह रही है। घटना के बाद ड्राइवर और गाड़ी में बैठे लोग सभी भाग गए। ब्रेक के बाद स्वागत है, नमस्ते भारत देख रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 खबरें। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकपाल की शिकायत पर सीबीआई जांच शुरू। सूत्रों के हवाले से खबर, जांच के बाद फैसला लेगी एजेंसी। सीबीआई जांच की खबरों पर महुआ मोइत्रा का एक्सपोस्ट, औपचारिक रूप से लोकपाल या सीबीआई ने घोषणा नहीं की। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा का दावा, राजनीतिक तरीके से परेशान करके नुकसान पहुंचाकर बीजेपी जीतना चाहती है चुनाव। बिहार के सीएम नीतीश ने कहा, केंद्र ने नहीं मानी थी हमारी जाति जनगणना कराने की मांग। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, जल्द टूट जाएगी जेडीयू, आरजेडी पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, उच्च पदों पर बैठे नेताओं को मर्यादित भाषा का रखना चाहिए ध्यान। चुनाव प्रचार से फुर्सत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम ने फसलों की कटाई की, अपने घर के खलिहान में धान चेक किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में कभी भी हालात सामान्य नहीं। आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। संविधान दिवस के मौके पर 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। जेडीयू ने संविधान दिवस पर भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। भारी संख्या में पहुंचेंगे दलित समाज के लोग। संविधान दिवस पर यूपी में समाजवादी पार्टी की रैली। कानपुर देहात में रैली को संबोधित करेंगे एसपी नेता अखिलेश। आज से राष्ट्रपति मुर्मू का 2 दिन का ओडिशा दौरा। परादीप में बोईता बंदरा समारोह में शिरकत करेंगे। पत्रकार सौम्या विश्वनाथ हत्याकांड में दिल्ली की अदालत का फैसला, 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा। आज है मुंबई 26/11 हमले की बरसी। आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों की गई थी जान, 300 से ज्यादा घायल हुए थे। यूपी में खाद के लिए मारामारी। चित्रकूट में डीएपी खाद वितरण में दिखी अव्यवस्था। सुबह से खाद के लिए लगी लंबी कतारें। कोची यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल में मची भगदड़ में 4 छात्रों की मौत, 46 स्टूडेंट घायल। मरने वालों में 2 छात्र 2 छात्राएं शामिल। नैनीताल की गहरी खाई में पर्यटकों की कार गिरने से 5 लोगों की मौत। अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे मेरी सहयोगी श्रीलता के पास। बिल्कुल हर्षा, देखिए ऑगर मशीन लाई गई है और ड्रिलिंग का काम शुरू होता है। उम्मीद बनती है कि मजदूर अब बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद ऑगर मशीन खराब होती है, ठीक होती है, बाहर से एक्सपर्ट आते हैं। इन सब चीजों को होते होते 15 दिन बीत गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन सरियों का ढेर इस कदर फंसा ऑगर मशीन में कि अब इसे दुरुस्त करने में काफी वक्त लगने वाला है। ऐसे में प्लान बी पर काम किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग मैनुअल तरीके से, यानी हाथों से मलबा हटाने का काम, इस पे अब विचार किया जा रहा है, इसे शुरू किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के वक्त अभी बाकी है। महादेव महादेव बोलो। 14 दिन इंतजार में गुजर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मुकाम पर पहुंचकर डगमगा गया। ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया। अंदर फंसे मजदूरों का हौसला भी अब साथ छोड़ने लगा है। प्रॉब्लम उसको टेंशन हो रहा है। मजदूरों के घर वालों की टेंशन बढ़ रही है। टाइम जो है ज्यादा होता चला जा रहा है तो थोड़ा सा घबराहट तो जरूर होती है कि टनल के अंदर है बाबू। हर वक्त तो डर बना रहता है
बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि बस जितना जल्द हो सके वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाए। अब सबकी नजर 15वें दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। सिलकेयारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को कैसे निकाला जाएगा, कब मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे, इन सवालों का जवाब सिर्फ मजदूरों के घर वाले ही नहीं पूछ रहे। देश 41 मजदूरों की सकुशल वापसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस लंबे होते इंतजार की वजह है ऑगर मशीन की खराबी। ड्रिलिंग के रास्ते में मेटल आने से ऑगर मशीन खराब हो गई है। मशीन खराब होने से ड्रिलिंग का काम पूरी तरह से ठप है। खराब ऑगर मशीन टनल में फंसी हुई है। बहुत कम दूरी रह गई थी जब पाइप जो है वो उन तक पहुंचने वाला था और उनको बाहर आना था। करीबन 10 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन उससे पार पाने से पहले ही जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन जिसे ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर लाया गया था, उसका आगे का हिस्सा जो है वो लोहे के किसी ढांचे में फंस गया और टूट गया। अब ये माना जा रहा है कि ऑगर मशीन को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद वहाँ कुछ लोग भेजे जाएंगे, लेकिन 10 मीटर जो मैनुअली काम होगा इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि मैनुअली काम करना है और 800 mm पाइप के भीतर जाकर ये काम करना है, तो कई लंबा वक्त लगेगा। इसलिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन के 15वें दिन पहले टनल में फंसी मशीन को बाहर निकाला जाएगा। टनल में फंसी ऑगर मशीन को बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा कटर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। प्लाज्मा कटर मशीन सिलकेयारा पहुंचते ही सबसे पहले ऑगर मशीन को काटकर टनल से बाहर निकाला जाएगा। खास तौर पर पिछले 3-4 दिनों के दौरान जो दिक्कत सामने आनी शुरू हुई है वो उस मशीन को लेकर सामने आनी शुरू हुई है जिसके भरोसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं ऑगर मशीन की। ऑगर मशीन पिछले 3-4 दिनों के दौरान कई बार खराब हुई है, लेकिन इस बार जो मशीन खराब हुई है उसने तो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो चल रहा था उसके तौर तरीके पर ही सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि अब यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन का तरीका बदला जाएगा। जो रेस्क्यू टनल बनाई गई थी उसके अंदर फंस गई ऑगर मशीन। अब उस ऑगर मशीन को ही काटने के लिए प्लाज्मा मशीन जो मंगाई जा रही है, जो कि हैदराबाद से आ रही है, और इसी वजह से 14 दिन जो सफलता नहीं मिली है, 15वां दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि 15वें दिन जो ऑगर मशीन टनल के अंदर फंसी हुई है, रेस्क्यू टनल के अंदर फंसी हुई है, उसको काट के बाहर निकाला जाएगा। और ऑगर मशीन से अब तक टनल में 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी करीब 12 मीटर की ड्रिलिंग और होनी है। अब ड्रिलिंग का काम मैनुअली किया जाएगा, यानी अब मजदूर गैस कटर के साथ टनल में जाएंगे और आगे का रास्ता बनाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस से रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा समय लगना तय माना जा रहा है। उसके बाद शुरू किया जाएगा मैनुअल, यानी कि वहां पर अंदर मजदूर भेजे जाएंगे गैस कटर के साथ में, और उसके बाद में मैनुअल जो है जो ड्रिलिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा। और इसी वजह से ये काम जो मैनुअल काम था अब तक नहीं हो रहा था, क्योंकि कोशिश की जा रही थी अगर मशीन से करेंगे तो वो जल्दी काम पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और उसी के चलते अब आखिरकार यही तय किया गया है कि अब जो आखिरी के 9 से 10 मीटर की दूरी है वो यहां से मजदूर अंदर भेजे जाएंगे और वो गैस कटर का इस्तेमाल करके पाइप के अंदर से रास्ता बनाएंगे, और उसके बाद में पाइप को पीछे से पुश किया जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि अब 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहली चीज तो सबसे पहले ऑगर मशीन को काट करके वो बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद में जब मजदूर अंदर जाएंगे तो वो मशीन की तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। उनको 1-1 मीटर काटने में भी 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे का वक्त भी लग सकता है। और एक ही मजदूर, क्योंकि जो टनल छोटी है, जो रेस्क्यू टनल है वो छोटी है, लिहाजा एक मजदूर जाएगा, वो एक काम करेगा 1-2 घंटे, और उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर दूसरा मजदूर जाएगा, फिर तीसरा मजदूर जाएगा, और इस वजह से इसमें लग सकता है करीबन 24 से 36 घंटे तक का वक्त। पहला ऑगर मशीन को काट के हटाने में लगेगा करीबन जो है 8 से 10 घंटे का वक्त, उसके बाद में 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है। इसमें ये जो मजदूर जो अपना काम करेंगे, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हो सकती है 48 से 72 घंटे का वक्त लग सकता है। मैनुअल ड्रिलिंग में सबसे ज्यादा समय लगने के साथ दूसरा खतरा भी है। पहले भी जब सरिया काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल हुआ था तब टनल धुएं से भर गया था। इससे टनल में फंसे 41 मजदूरों को परेशानी होने लगी थी। इसलिए मैनुअल ड्रिलिंग के साथ ही अब वर्टिकल ड्रिलिंग वाले विकल्प को भी आजमाने की तैयारी है।
इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को टनल के ऊपर पहाड़ी हिस्से पर पहुंचाया गया है। आप देखिए कि कितने टन वजनी ये मशीन है कि दो जेसीबी मशीन और एक क्रेन की मदद से इसे उठाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए उसकी मूवमेंट कितनी स्लो है और बहुत मुश्किल है इसे इस रास्ते से ऊपर ले जाना। बीआरओ ने एक सड़क तैयार की थी इस मशीन को ऊपर ले जाने के लिए, 2 दिन लगे थे बीआरओ को भी सड़क बनाने में। तो अब 1.5 किलोमीटर का फासला इसको तय करना है, तो इस मशीन को ले जाना वहां होगा, क्योंकि इसकी मदद से ही आप वर्टिकल ड्रिलिंग कर पाएंगे। बहुत हैवी मशीन है और आप देखिए कि कितनी स्लो मूवमेंट के साथ इस मशीन को आगे ले जाया जा रहा है। ये देखिए बहुत मुश्किलें हैं। भारी मशक्कत के बाद वर्टिकल ड्रिल करने के लिए मशीन को पहाड़ पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन इस रास्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए समय लगेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 से 6 दिन और लग सकते हैं। बड़ा झटका लगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कि जिस ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था अब तो वही खराब हो गई है और अब मैनुअल इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि विकल्प एक वर्टिकल ड्रिलिंग का भी रखा गया है कि ऊपर से खुदाई का और वहां से अंदर एक जो है पैरेलल टनल बना करके अंदर उतरने का, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक अगर उस विकल्प पे जाते हैं पूरी तरह से तो उसमें कम से कम 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। यानी ड्रिलिंग चाहे मैनुअल हो या वर्टिकल, दोनों ही रास्ते और समय लगना तय है। ऐसी सुरंग में अंदर फंसे मजदूरों का हौसला बनाए रखना अपने आप में चुनौती है। इसके लिए लगातार मजदूरों से बात की जा रही है। मजदूरों तक फोन पहुंचाने और परिवार से उनकी सीधी बात कराने की हो रही है। केंद्र सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि यहाँ पे जो हमारे 14-15 दिन से जो श्रमिक फंसे हैं उनके लिए हम लैंडलाइन की वहाँ पे व्यवस्था करें, जिससे वो श्रमिक अपने परिजनों से बात कर सकें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से टनल के अंदर गए और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से बात की। मजदूरों को खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ मजदूरों की उनके घर वालों से भी बात कराई जा रही है ताकि वो मायूस ना हो। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और वक्त लगेगा। ऐसे में सब लोग धैर्य बनाए रखें, ये जरूरी है। 40 भाई वहां पर जो है उनको स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है, उनका मानसिक जो हालत है उसके ऊपर हर वक्त निगरानी रखनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चल सकता है। और बाहर जितने उनके रिश्तेदार हैं उनको दिलासा देनी है, उनको उनका मोरल मोटिवेशन जो है उसको मेंटेन करना है। जिस इलाके में टनल बन रही है और जहां मजदूर फंसे हैं, वो इलाका प्राकृतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है। इसीलिए यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद सावधानी बरती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, यहां मौसम भी बिगड़ रहा है और इसीलिए अगले चंद दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से बेहद अहम है। 3 दिन पहले तक ये लग रहा था कि ऑपरेशन केवल 3 घंटे का बचा है, लेकिन अब जो हालात है उसमें लग रहा है कि स्थितियां बेमियादी होती जा रही हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए उत्तरकाशी से। दीपक, जिस तरीके की स्थितियां हैं, क्या इस वक्त चल रहा है टनल के अंदर और वक्त को लेकर अब कुछ कहने की स्थिति में टीम से, या फिर ये कहा जा रहा है कि देखते हैं? देखिए, शुरुआती दिन से ही वक्त बताने की स्थिति में यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। मुख्यमंत्री से भी पूछा जाता है तो वो भी नहीं बता पाते हैं, जनरल वीके सिंह आते हैं तो वो भी नहीं बता पाते हैं, नितिन गडकरी भी आए वो भी नहीं बता पाए। और अब जब हम दहलीज पर पहुंच गए थे और जब ये माना जा रहा था कि बस अब 41 लोग बाहर आने वाले हैं, उसके बाद ऑगर मशीन खराब हो गई और अब कोई अगला वक्त बताने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल 15 दिन की तस्वीर आपको दिखा देते हैं अवधेश। आप देखिए सामने टनल का हिस्सा है जहां से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात करीबन 2 बजे के आसपास जो प्लाज्मा कटर की बात हम कर रहे हैं, उस प्लाज्मा कटर मशीन को हैदराबाद से एयरलिफ्ट कर इस टनल में लाया गया और उस कटर की मदद से अब जो ऑगर मशीन का हिस्सा जो अंदर फंस गया है, जो 800 mm के पाइप हमने बिछाए थे ताकि उसके जरिए 41 लोग बाहर आ सके, उस पाइप के अंदर वो ऑगर मशीन का बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है। और ये प्लाज्मा कटर ये बहुत हैवी कटर होता है जिसके जरिए हम बहुत तेजी से मशीन को काट सकते हैं, तो उससे काटा जा रहा है। हालांकि इसमें भी 4-5 घंटे का वक्त लग जाएगा और जब ये काट के बाहर निकालेंगे तो उसके बाद फिर मैनुअली इसको आपको टनल बनाने का, जो टनल के अंदर हम टनल बना रहे हैं, स्केप टनल बना रहे हैं, उसका काम शुरू हो पाएगा। इसके लिए भी एक अलग बड़ी टीम बुलाई गई है जो कि एक आदमी अंदर जाएगा हाथ से और जो भी उसके पास फावड़ा जो भी चीज है उसकी मदद से उसे खोदेगा। बीच में अगर कुछ लोहे का एंगल या स्टील का एंगल आता है उसके लिए गैस कटर वाले को अंदर भेजना होगा, वो काटेगा।
बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। 800 mm के पाइप के अंदर जाकर ये सब चीज़ें करना मैनुअली बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर ठीक से बैठने तक की जगह नहीं होती, तो आपको इतना सारा काम करना है, बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल बने रहिए दीपक। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन उत्तरकाशी को लेकर। जिस तरीके से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, अब इस टनल ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन लाई गई है और इसे एयरलिफ्ट करके देर रात लाया गया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑगर मशीन जो फंसी हुई है टूटकर, उसे निकालना है और प्लाज्मा कटर बेहद तेजी से और बेहद क्षमता के साथ काम करती है। तो सुरंग के अंदर जो आगर ड्रिलिंग मशीन फंसी है उसको काट कर उसके हिस्सों को बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद फिर मैनुअल काम होगा। तो प्लाज्मा कटर मशीन को हैदराबाद से एयरलिफ्ट करके लाया गया है और अब जो 800 mm की पाइप के अंदर जो आगर मशीन का हिस्सा टूटकर फंसा है उसे काटकर बाहर निकालने की तैयारी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो प्लाज्मा कटर मशीन है जिसे हैदराबाद से एयरलिफ्ट करके मंगाया गया एयरफोर्स के विमान के जरिए, क्योंकि ऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं, उसमें नई मुश्किल यह है कि सबसे ज्यादा उम्मीद जिस ऑगर मशीन से थी वो खुद इस ऑपरेशन के दौरान टूट गई और अब इसके हिस्से को बाहर निकालने के लिए उससे भी हैवी मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए प्लाज्मा कटर को अब लाया गया है और प्लाज्मा कटर के जरिए काम शुरू भी हो गया है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक रावत बता रहे हैं, जो लगातार उत्तरकाशी के इस टनल के पास मौजूद हैं, उनका कहना है कि इस काम में भी 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है और इसके बाद फिर जो मैनुअल काम होगा सुरंग की खुदाई का, उसमें और भी वक्त लगने की उम्मीद बढ़ रही है और उम्मीद है। और चलिए सीधे रुक करते अपने सहयोगी हर्षा का एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। बिल्कुल अवधेश, एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पटवारी की हत्या कर दी गई है। रेत माफिया ने पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया है। अवैध खनन रोकने गए थे पटवारी, जिन्हें वहां पर मार डाला गया है। दरअसल पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल अपने साथियों के साथ रेत का अवैध खनन रोकने गए थे और इस दौरान उन्होंने रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ लिया था। इसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ने पटवारी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर समेत वहां से फरार हो चला है। शहडोल के देवलोंद थाना इलाके में यह वारदात को अंजाम दिया गया है और अब लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर समेत वहां से फरार हो चला है। उसको पकड़ने के लिए लगातार वहां पर जांच चलाई जा रही है। शहडोल के देवलोंद थाना इलाके में यह वारदात हुई। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उससे और जानकारी लेंगे। ब्रजेश, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है ये। शहडोल जिले में पिछले कुछ समय से रेत का खनन लगातार चल रहा था। उसको ये जो शहडोल के पास जो देवलोद थाना क्षेत्र है, वहाँ गोपालपुर गांव में सोन नदी है, वहाँ पे रात में ट्रैक्टर अवैध खनन करते हैं। तो फिर पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल अपने 4 अन्य पटवारी के साथ खनन को रोकने गए हुए थे और उस दरमियान जो अवैध खनन करके लोग भाग रहे थे, वहाँ से सरकारी अमले को देख के भागे। तो उस भागा दौड़ी में उन्होंने किसी तरह पटवारी को कुचलने की कोशिश की। पटवारी ने किसी तरह जान बचाने की कोशिश की, मगर हमलावर इतने ज्यादा थे कि आखिर में पटवारी के ट्रैक्टर के नीचे आ गए और उनकी वहीं पर कुचल के मौत हो गई। तो कुल मिलाकर इस मामले में फिलहाल ट्रैक्टर चालक फरार है और एसपी ने कहा है कि उसको पकड़ने के लिए टीम बना के पुलिस प्रशासन दल को भेज दिया। बिल्कुल ब्रजेश, बड़ा और ये गंभीर मामला है, ऐसे में उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।